चुनाव आयोग से बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष रिवीजन करने में क्या चूक हुई? कैसे इसे बेहतर तरीके से किया जा सकता था? राहुल के वोट चोरी के आरोप में भला कितना दम है? क्या सच में वोटों की चोरी हो सकती है? इन सारे सवालों पर हमने बात की देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत से। सुनिए उन्होंने क्या कहा, विस्तार न्यूज से खास बातचीत। नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत विस्तार न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत जी, जिनसे हम बात करेंगे एसआईआर पे, जो इन दिनों बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और विपक्ष उसको लेकर सड़कों पर उतरा हुआ है। सर, आपका बहुत स्वागत करते हैं और हम जानना चाहते हैं सर, ये एसआईआर ऐसा है क्या और क्यों इस पर इतना विवाद हो रहा है, क्यों इस पर इतने सवाल उठ रहे हैं? देखिए क्या है, कानून में ये लिखा हुआ है कि जब भी कोई इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन कमीशन का दायित्व होगा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण करे। लेकिन जनरली क्या होता था कि इलेक्शन के पहले जो पुनरीक्षण होता था वो संक्षिप्त पुनरीक्षण होता था, समरी रिवीजन बहुत आसानी से हो जाता था, किसी को पता भी नहीं चलता था और इलेक्शन अच्छी तरह हो जाते थे। इस बार इलेक्शन आने पर इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया कि इंटेंसिव रिवीजन करेंगे, बिना ये रियलाइज़ किए कि इंटेंसिव रिवीजन के लिए कम से कम इलेक्शन को 1-1.5 साल से ज़्यादा का समय हो, ताकि अगर उसमें कुछ गलत लोगों के नाम हट जाएं या जुड़ जाएं तो अपील में उनका निराकरण हो सके। वो नहीं सोचा और उन्होंने तुरंत कर दिया। और उसकी वजह से इतना पैनिक हो गया कि जिनके नाम कटेंगे वो अपील नहीं करा सकेंगे, अपना निराकरण नहीं करा सकेंगे, उनको वोट देने से वंचित होना पड़ेगा। तो पहली तो चीज़ ये हो गई, ये बड़ी गलती हो गई, बहुत गलती हो गई। दूसरा क्या किया उन्होंने, ये कह दिया कि 2003 में जिनका नाम है वोटर सूची, क्योंकि 2003 में पिछला इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, तो 2003 में जिनका नाम है उन्हें कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं, उनको सिटीजन मान लिया जाएगा। लेकिन जिनका नाम उस लिस्ट में नहीं है और ऐसे करीब 2,97,00,000 वोटर हैं, उनको 11 डॉक्यूमेंट में से कोई डॉक्यूमेंट सिटीजनशिप प्रमाणित करने के लिए देना पड़ेगा। अब वो 11 डॉक्यूमेंट इतने खतरनाक हैं कि उनको लेने में बहुत टाइम लगेगा, बड़ी मुश्किल होगी। तो उसकी वजह से भी पैनिक हुआ। उससे जितने सारे नाम कटे हैं, अभी जो पहला ड्राफ्ट आया 1 अगस्त को, उसमें 61 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, मगर कुछ नाम जोड़े नहीं गए। और जो जिस तरीके से नाम काटे गए हैं उस पर कोई आयोग बताने को तैयार नहीं है, कोई लिस्ट नहीं दे रहा, कोई रीज़न नहीं दे रहा है। तो ये सब पर्दादारी क्यों है? ये भी एक ठीक चीज़ नहीं है। इलेक्शन कमीशन हमेशा ट्रांसपेरेंट रहता है कि जितने जिस कैटेगरी के जितने नाम हमने हटाए हैं ड्राफ्ट पब्लिकेशन में, वो ये हैं। अभी तो वो कह रहे हैं हम ये जानकारी देंगे ही नहीं। तो ये इससे ये लगता है कि बहुत सी चीज़ें छुपाई जा रही हैं। तो सर, मगर और अभी कल जो सुनवाई हुई उसमें भी बहुत सारे वो लोग सामने आ गए जिनके बारे में बता दिया गया था कि वो मृत हैं। तो ऐसा कम से कम चुनाव आयोग को ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। यही समस्या है। देखिए, जब इलेक्शन का टाइम होता है, जब आप इस तरह की कोई चीज़ चालू करते हैं तो हर एक खिलाड़ी को, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो दलाल हो, चाहे वो कोई दूसरे लोग हों, सबको मौका मिल जाता है कि उस बहते पानी में हाथ धो लें। मगर सर, जिस तरीके से राहुल गांधी और विपक्ष ने जिस तरीके से अपना एक प्रेजेंटेशन दिया, आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे नाम एक खास जगह के, महादेवपुरा के, बहुत सारे रिपीटेशन थे और कुछ नाम जोड़े गए, नए मतदाताओं की जगह बुजुर्गों के नाम जोड़ दिए गए। तो इसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, इसमें क्या है, ऐसी गलतियां अपने देश में होती रहती हैं, स्वाभाविक है। क्योंकि आप देखिए, इलेक्टोरल रोल कौन बनाता है? कर्मचारी लोग, BLO, आंगनवाड़ी वर्कर है। बिल्कुल। कई बार तो वो इतना भी नहीं पढ़ी होती कि वो अच्छी तरह से पढ़ सके, लिख सके, या प्राइमरी स्कूल टीचर, या इस तरह के वर्कर्स हैं जिनका जो एजुकेशनल लेवल है बहुत हाई नहीं होता। दूसरी चीज़, इनकी ट्रेनिंग अपने काम के लिए तक नहीं होती। टीचिंग के लिए जो इनने सर्टिफिकेट किया हुआ है, बस उतने से ही ट्रेन मान लिए जाते हैं, अलग से कोई उस काम के लिए फिर इसके लिए तो ट्रेनिंग दी ही नहीं जाती। और उस बेचारे अदने से कर्मचारी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि बड़े बड़े नेताओं को वो रजिस्ट कर सके। तो ये सब चीज़ें हैं और इसका परिणाम हुआ था 2015 में बिहार इलेक्शन में। मैं उसमें इलेक्शन कमीशन में था। मैंने देखा बिहार इलेक्शन में एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ, कोई गोली नहीं चली, कहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ, कहीं कोई फसाद नहीं हुआ। लेकिन जब बाद में जांच की गई तो पता चला 17 पोलिंग पर्सनल मर गए। हाँ, इतने तनाव में वो लोग काम करते हैं। दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां उनके ऊपर झपटती हैं, वो सब करती हैं और उनके इस तनाव के कारण कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है, वो मर जाते हैं। तो सर, आपको क्या लग रहा है ये वोट चोरी का जुमला शुरू हो गया? क्या ऐसी कोई वोट चोरी होती है क्या? यही चीज़ है। अगर इलेक्शन कमीशन
तुरंत जांच करके ये आंकड़े दे देता कि आप कह रहे हैं कि 11,000 जो है वो डुप्लीकेट हैं, हमने जांच करा ली है, डुप्लीकेट सिर्फ इतने हैं, उनका भी ख़त्म करने का काम जारी है। इसी तरह से एड्रेस गलत इतने हैं, वो सब अगर जांच हो जाती और आप वो सब आंकड़े निकाल देते जांच के आधार पे, तो इसको डिफेंड करना बहुत आसान हो जाता और वोट चोरी मुद्दा ही नहीं उठता। लेकिन चूंकि आपने जांच नहीं की है, नंबर अभी भी वही 1 लाख है, अनवेरिफाइड है, लेकिन 1 लाख है, 1 लाख में तो ज़रूर कुछ ना कुछ वोट इधर से उधर हो सकते हैं। नहीं तो वैसे अगर आपने जांच कर ली होती तो ये नंबर कुछ हज़ार में आ जाता, और कुछ हज़ार में आ जाता तो ये आ जाता कि भाई पोलिंग स्टेशन पे ये इतने हज़ार लोग पहुँचे ही नहीं, पोलिंग एजेंट्स ने कोई आपत्ति नहीं की कि कोई अनजान आदमी आया है जिसकी फ़ोटो मैच नहीं कर रही है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कोई ऐसी शिकायत अपनी डायरी में नहीं लिखी है कि ऐसे किया गया है वोटिंग, तो वोट चोरी का सवाल ही नहीं उठता। तो मतलब आप अगर जांच करते तो आपका पूरा शिकायत दूर हो जाती, लेकिन आपने वो किया ही नहीं। आप कह रहे हैं ओथ तो अटका पड़ा है और ये मुद्दा चलता रहेगा। बिल्कुल। तो सर आपको लग रहा है कहीं ना कहीं चुनाव की जो वक्त आने पर उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, सोच में फ़र्क हो गया है। फर्क हो गया। मतलब चुनौती आप दे रहे हैं कि आप ओथ पे करो, जिससे कि अगर आपको हम गलत साबित कर रहे हैं कि 11,000 नहीं 3,000 ऐसे थे डुप्लीकेट, तो हम आपको सज़ा दिलवा देंगे। क्योंकि भाई ओथ तो इसी के लिए होती है, 6 महीने की सज़ा है कि अगर आपने गलत जानकारी देने की ओथ ली है तो 6 महीने की सज़ा है। अरे उस सज़ा किसको दिलवा रहे हो आप, क्या कर रहे हो? तो सर आपको लगता है कि आप भी मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, इससे पहले कभी चुनाव आयोग को लेकर इतनी सारी बातें उठी क्या विश्वसनीयता संदेह में? कई बार मेरे समय में भी उठी। मुझे याद है हैदराबाद में जम के ये मुद्दा उठा कि इतने डुप्लीकेट हैं, इतने घर ऐसे हैं जिनमें 150 लोग रह रहे हैं, इतने घर ऐसे हैं जिनका पता 0 लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें उठाई। जैसे ही ये शिकायत मेरी नज़र में आई, तुरंत मैंने सीईओ को फ़ोन किया हैदराबाद में, कहा कि ये 24 वार्ड में है, 24 टीम बनाओ, शिकायतकर्ता को कहो एक आदमी अपना हर टीम में रखे, और सारी पार्टियों को न्योता दो कि हर टीम में एक आदमी तुम भी अपना रखो, और ये सब घर घर जाकर वेरीफाई करेंगे कि शिकायत सही है या गलत, और टिक करेंगे और उनके दस्तखत लेंगे, और रिपोर्ट हमें शाम को दे देंगे। शाम को निकल के आया कि 1 या 2 डुप्लीकेट निकले, 1 या 2 ऐसे घर निकले जिनका पता गलत था, बस बाकी सब सही, शिकायत ख़त्म हो गई। इसी तरह ईवीएम पे मुद्दा उठाया। दिल्ली चुनाव में 70 में 67 सीट मिलने पर तो कोई ईवीएम खराब नहीं है। हाँ। उसके बाद हार गए हाँ। तो ईवीएम खराब है। हाँ। तो मैंने कहा आप जाओ पंजाब, जो जहां आपको लगता है यहाँ की ईवीएम खराब है उठा के लाओ, पूरे लोगों के सामने इस हॉल में एक वोट इधर से उधर का करके दिखा दो। ईवीएम चुनौती, ईवीएम चैलेंज नाम दिया उसको, करके दिखाओ आप, ईवीएम खत्म हो जाएगी। आई नहीं, कोई पार्टी नहीं आई। हम लोग 5 दिन बैठे रहे, पूरा हफ्ते, कि आओ भैया चुनौती लगाओ, इसमें करके दिखाओ, कोई नहीं आया। तो दुख इस बात के इस पूरे मामले में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी को भी घेरा जा रहा है, वो कहा कि वो देश छोड़ के चले गए। ये एक्चुअली सही नहीं है, ये जो किया गया है एसआईआर में, कि पहले कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, अभी हम अच्छा कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। सुकुमार सेन का समय, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, पार्टीशन के कारण लाखों लोग पाकिस्तान से इधर, लाखों यहाँ के वहाँ, ऐसे समय में उनने वोटर लिस्ट बनाई और कोई पुरानी वोटर लिस्ट नहीं थी, सब नई, एकदम नए सिरे से। अभी तो इनके पास पुरानी वोटर लिस्ट है जिसमें 8 करोड़ वोट थे, 8 करोड़ को इनने कम ही किया है, बढ़ाया नहीं है। उसमें तो अंग्रेजों ने वोटिंग का अधिकार सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को, टैक्स देने वालों को और जमींदारों, उनको दिए थे। और 4 करोड़ की वोटर लिस्ट होती थी पूरे देश की। जब वोटर लिस्ट पहली बार उनने बनाई तो 17.5 करोड़ वोट आए उसमें, सोचिए आप। ऐसा काम उनने किया समय में, और चुनाव भी करा दिया। और चुनाव भी कैसे कराया कि अंग्रेज़ों ने हमारे पढ़ाई के सारे साधन बंद कर दिए थे, आश्रम ध्वस्त कर दिए थे, कोई स्कूल नहीं थे, कुछ नहीं था, तो लिटरेसी बहुत लो थी, लोग कैंडिडेट का नाम नहीं पढ़ सकते थे, लोग इलेक्शन सिंबल नहीं कर सकते थे, तो हर कैंडिडेट के लिए एक पेटी अलग रखी जाती थी, सिंबल वाली, उसका सिंबल, उसका फोटो, उसको बताते थे कि भैया ये इसका है, ये इसका है, अगर पूछना हो तो पूछ लो। और वहाँ जाके, और उसमें तुम कोई बैलेट नहीं है, हाँ, पर्ची है आपकी, वो पर्ची डाल दो तो वो वोट आपका उधर गया माना जाएगा।
ऐसे एक एक पोलिंग स्टेशन में 17 कैंडिडेट तो 17 बक्से डाल के रखे किया गया, और 17 बक्से बनवाए गए, बनवाए गए, वो पहाड़ों पे और नदियों के पार ले करवाए जाए गए और ले हुआ जाए और लाए गए, फिर काउंटिंग हुई और चुनाव डिलीवर हुए। तो पहले मुख्य चुनाव आयोग से अभी तक इतने ऐतिहासिक काम हुए हैं कि पूरे विश्व में हिंदुस्तान के इलेक्शन प्रक्रिया की बहुत ज़बरदस्त प्रशंसा है। लोग कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड। हिलेरी क्लिंटन ने इंडिया में ही आके कहा कि इंडियन इलेक्शंस आर गोल्ड स्टैंडर्ड। ऐसे में अगर हम ये कहना चाहें कि बस अभी अच्छा काम हो रहा है, पहले नहीं हुआ है, ये ठीक नहीं है। ठीक है। तो सर, आपने इतनी सारी बातें हमसे की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे ओपी रावत साहब, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, जिन्होंने बताया कि जो सारी बातें उठ रही हैं उनका जितने जल्दी जवाब दिया जाए चुनाव आयोग उतना ही संदेह के बादल छटेंगे। और इस सब मामलों में जो देरी हो रही है वो निश्चित ही एक बहुत अच्छी संस्था को शक के दायरे में ला रही है, जो ठीक बात नहीं है। ब्रजेश राजपूत, विस्तार न्यूज़। तो ये थे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत, जिन्होंने बताया कि राहुल गांधी के आरोपों पर अगर चुनाव आयोग समय पर स्पष्टीकरण दे देता तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। लेकिन पहले बिहार में हो रहा SIR और उसके बाद राहुल गांधी के आरोप, इन दोनों ने ही चुनाव आयोग पर कुछ सवाल तो जरूर खड़े कर दिए हैं।